हेलो। गुड इवनिंग डॉक्टर नवीश, कैसे हो भाई? गुड इवनिंग डॉक्टर मुकेश गोयल। गुड इवनिंग। आप आप कैसे हैं? मैं बहुत शानदार हूँ डॉक्टर नवीश। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप एक स्पेशलिस्ट हमारे बीच बैठे हैं, और जो हमारी क्वेरीज थी और जो स्टूडेंट्स की कुछ क्वेश्चंस आए, आज उनका एक एक्सपर्ट जवाब मिलेगा। तो एक तो मोस्ट वेलकम नवीश जी, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और अपना समय दिया, तो थैंक्स अ लॉट। और नवीश जी के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर है वाईएमसीए यूनिवर्सिटी में, और इनके 50 से ज्यादा पब्लिकेशंस हैं अगर ओवरऑल देखें, और बहुत अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर्स में हैं। तो नवीश जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और थैंक यू थैंक अगेन यू। कि आपने हमें ज्वाइन किया और अपना टाइम दिया। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद डॉक्टर मुकेश गोयल जी, आपने हमें यहाँ इनवाइट किया स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द यूजीसी नेट उसके रिगार्डिंग। एंड धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आपके चैनल को भी, जो स्टूडेंट्स को मोटिवेशनल वीडियोस प्लस यूजीसी नेट का मटेरियल्स और रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, मैंने भी कुछ वीडियो देखी है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन इसमें रहती है। देखो, डॉक्टर नवीश भी हमें देखते हैं। थैंक यू नवीश। थैंक यू। तो नवीश जी, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ जो बच्चों ने हमसे पूछे हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। तो हाँ सबसे जी बड़ा जी। मुद्दा स्टूडेंट्स के सामने ये है कि जो रिसर्च पेपर हम लिखते हैं, जो शोध पत्र हम्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो रिसर्च हम्म, पेपर लिखते हैं उस वो कैसे लिखे जाते हैं, यानी कि किस तरह से कोई स्टूडेंट है, जैसे हम बात करते हैं कि एक अच्छे जर्नल में पेपर छपना चाहिए, है ना? हम्म, उस बच्चों ने पूछा कि स्कोपस है, वो स्कोपस का मतलब क्या है बेसिकली, और किस तरह से किसी जर्नल की हम क्वालिटी का पता करें। और एक क्वेश्चन मेरा साथ साथ ये भी है नवीश जी, किसके साथ, क्या हम जो रिसर्च पेपर लिखते हैं वो ड्यूरिंग पीएचडी ही लिख सकते हैं, या फिर ड्यूरिंग मास्टर्स, जो हम मास्टर्स कर रहे होते हैं तब भी हम कोई हम्म। रिसर्च किसी भी तरह का कोई शॉर्ट जो टर्म होता है उसके अकॉर्डिंग हम कोई पेपर लिख सकते हैं क्या? तो प्लीज इसके बारे में हमें गाइड करें। तो सबसे पहले जैसे आपका क्वेश्चंस है कि पेपर्स, रिसर्च पेपर्स ड्यूरिंग पीएचडी लिख सकते हैं या बिना पीएचडी के भी लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स ड्यूरिंग पीएचडी भी पेपर्स लिख सकते हैं और बिना पीएचडी के भी पेपर लिख सकते हैं, बट डिपेंड ऑन ड्यूरिंग पीएचडी बेसिकली दैट इज अ रिसर्च पेपर्स, वो रिसर्च पेपर होते हैं। और बिना पीएचडी के अगर स्टूडेंट्स लिखना चाहें तो एक तरह से वो रिव्यू पेपर लिख सकते हैं, बेसिकली सेकेंडरी डाटा पे पेपर लिख सकते हैं। उसका ठीक। कोई रिसर्च नहीं है हाँ, इसलिए वो और सेकेंडरी। रिसर्च में भी काफी सारी चीजें देखी जाती हैं पेपर राइटिंग में, उसमें प्लेगरिज्म तो नहीं है, किस तरीके से हम लिटरेचर सर्वे करें, तो वो बेसिकली हम पीएचडी के बाद इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए कि रिसर्च पेपर लिखते कैसे हैं, उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और इसी में ड्यूरिंग पीएचडी, जैसे आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो एक कोर्स वर्क होता है 6 मंथ का, जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं, 6 महीने का कोर्स वर्क होता है। एक बात की, सारी यूनिवर्सिटी में जो कोर्स हो रहा है वो 6 मंथ का है या कहीं वेरी भी करता है? 6 मंथ का मिनिमम गाइडलाइंस है यूजीसी की, तो 6 मंथ से ज्यादा भी वो कुछ यूनिवर्सिटियां करती होंगी, इसका कोई मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि 6 मंथ का तो सारे यूनिवर्सिटीज में है, यूजीसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए 6 मंथ का मिनिमम कोर्स 6 मंथ तो वर्क। होना ही होना चाहिए। हाँ, 6 मंथ का कोर्स वर्क रहता है, हर एक यूनिवर्सिटीज में 6 मंथ का ही रहता है। तो 6 मंथ के कोर्स वर्क में उनको वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड और रिसर्च रिव्यू लिटरेचर, लिटरेचर कैसे सर्वे करें, आपका टॉपिक कैसे डिसाइड करें, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसे फॉलो करनी चाहिए आपके रिसर्च में, तो उन सब के बारे में बताया जाता है। और उसी के बाद स्टूडेंट्स को एक बेसिक नॉलेज हो जाती है रिसर्च की, और फिर उसके बाद वो अपना टॉपिक डिसाइड करके सुपरवाइजर की कंसल्टेशन से और फिर अपना टॉपिक के बाद रिसर्च स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम ड्यूरिंग पीएचडी रिसर्च आर्टिकल लिखें या फिर पेपर लिखें तो वो अच्छा रहता है, एक नॉलेज के साथ आप कुछ लिख रहे हैं तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट भी डालता है, और उसको एक अच्छे जर्नल में भी पब्लिश करा सकते हैं। अच्छे ठीक है। जनरल का क्या मतलब है, और किस तरह से, एक बार फिर हमें बताइए कि एक कोई बेसिक है, जैसे मैं एक नया स्टूडेंट हूँ, मुझे कोर्स वर्क भी मैंने अच्छे से ज्वाइन नहीं किया, हालांकि आपने बताया कि किसी भी यूनिवर्सिटी का कोर्स वर्क होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तरह से वो सारी चीजें सिखाता है। मैं मान लेता हूँ मैंने कोर्स वर्क किसी वजह से मिस कर दिया, मुझे इतना नहीं पता है, तो मैं किस तरह से एक रिसर्च पेपर की शुरुआत कर सकता हूँ? अगर मैं आपसे आपके माध्यम से जानना चाहूँ कि कैसे शुरू करूँ मैं किसी रिसर्च पेपर को लिखना, और कोई अच्छा जर्नल जो आपने बोला तो वो कैसे पहचानूं मैं कि ये जर्नल बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट्स को ये रहता है कि हम अच्छे जर्नल्स को कैसे सर्च करें, कैसे हमें पता लगाएं कि अच्छे जर्नल्स हैं, और फिर उसके बाद कैसे हम लिटरेचर सर्च करें।
तो इस केस में मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे अच्छे जर्नल्स के बारे में हम सर्च करते हैं। एक तो यूजीसी केयर लिस्ट में कुछ जर्नल्स दिए हुए हैं, यूजीसी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, वहां से आप कर सकते हैं। यूजीसी ने बहुत अच्छे जर्नल्स को लिस्टेड किया है, उन्हीं में हम पेपर पब्लिश कराए। वो पेपर्स उसमें जो पब्लिश होते हैं आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, तो पीयर्ड रिव्यू किए जाते हैं। जैसे आप पेपर सबमिट करते हैं तो उसके बाद जर्नल उन पेपर्स को एक्सपर्ट्स के पास भेजता है, फिर उनके पेपर को रिव्यू करते हैं और उसके बाद वो पेपर के ऊपर वो सजेशंस कमेंट्स देते हैं, उसके बाद उसमें आप एडिट करते हो, उसके बाद जाके पेपर पब्लिश होते हैं। ठीक है, कई बार रिजेक्ट्स भी हो जाते हैं, तो रिजेक्ट्स का रीजन यही है कि वो आपने प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो नहीं की रिसर्च पेपर लिखते हुए, या फिर वो प्रॉपर मेथोडोलॉजी फॉलो नहीं की, इस वजह से भी रिजेक्ट होते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। और दूसरी चीज आप पूछ रहे हैं कि कैसे उनको हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा जर्नल अच्छा है। तो जैसे यूजीसी केयर लिस्ट में लिस्टेड हैं जर्नल्स, वो आप ले सकते हैं। साथ ही एससीआई जर्नल्स, एससीआई और एसएससीआई जर्नल्स होते हैं, वो इंडेक्स्ड, बेसिकली एसएससीआई जर्नल सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल, ये इंडेक्स किए जाते हैं। बेसिकली वो जर्नल इंडेक्स किए जाते हैं जिनका इम्पैक्ट अच्छा रहता है। ठीक है, सो इसी तरह साइंस एससीआई जर्नल्स, हम बोलते हैं एससीआई जर्नल्स, वो जर्नल्स अच्छे होते हैं। जो इंडेक्स जर्नल होंगे जिनका साइटेशन इंडेक्स्ड मींस जिनकी साइटेशन को इंडेक्स किया है स्कोपस ने या फिर साइंस डायरेक्ट ने, बेसिकली वो इंडेक्स करते हैं और उनके बेसिस पे देखते हैं कि किन जर्नल्स में पेपर पब्लिश हो रहे हैं और फिर उनकी साइटेशन आ रही है और साइटेशन के बाद उनका इम्पैक्ट बढ़ रहा है, तो उनको वो इंडेक्स करते हैं। जर्नल अच्छे हैं, ये पीयर रिव्यू जर्नल्स पेपर्स को पब्लिश करते हैं और इनका इम्पैक्ट भी अच्छा है, तो वो सोशल एससीआई और एसएससीआई में इंडेक्स हो जाते हैं। तो जो जर्नल्स इसमें इंडेक्स्ड हैं, जिनके पास एसएससीआई या एससीआई, बेसिकली एसएससीआई का मतलब सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स्ड, जो सोशल साइंस के जो रिसर्चर्स हैं वो इंडेक्स्ड जो जर्नल होंगे जैसे एसएससीआई से इंडेक्स्ड हैं, उनमें पेपर पब्लिश करें, इनका इम्पैक्ट भी अच्छा रहता है, इनमें अच्छे पेपर पब्लिश होते हैं और पेपर भी इसी जो जिनका इंडेक्स साइटेशन इंडेक्स अच्छा है तो उनमें ही पेपर पब्लिश करें। तो आप यहाँ से अंदाजा, पहले जैसे भी किसी जर्नल में आप पब्लिश करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट पे जाके चेक करें ये इंडेक्स्ड एसएससीआई से इंडेक्स्ड है, वेब ऑफ साइंस से इंडेक्स्ड है कि नहीं है। तो वो पूरा का पूरा उसके पेज पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और साथ ही इम्पैक्ट फैक्टर भी मेंशन हो, बाई चांस इम्पैक्ट फैक्टर ना मेंशन हो बट वो इंडेक्स्ड हो जर्नल, तो अच्छे जर्नल्स रहते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है पीयर रिव्यू जर्नल एंड एससीआई जर्नल्स, तो उनमें पेपर पब्लिश करना अच्छा रहता है। तो कुछ जर्नल्स ऐसे हैं जिनके इम्पैक्ट फैक्टर भी आए होते हैं, उनको इम्पैक्ट फैक्टर भी प्रोवाइड करते हैं। थॉमसन ड्यूटर है जो उनके साइटेशन कितने पेपर 1 साल में 2 साल में पब्लिश हुए, उसके बाद उनकी कितनी साइटेशन है, उसके बेसिस पे उनका फॉर्मूला है और उसके बेसिस पे वो उनका इम्पैक्ट फैक्टर निकालते हैं। हाँ, ठीक है। तो एक बात, थैंक यू डॉक्टर नवीश, लेकिन मैं एक बात उस तरह से मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये हमने एक पता कर लिया कि किसी भी जर्नल कोई अच्छा क्वालिटी का जर्नल है वो हम कैसे पता कर सकें, उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसका इंडेक्सिंग हुआ है कि नहीं, उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, इन बेसिस पे हम देख सकते हैं। बट मैं ये एक क्वेश्चन है बच्चों का बेसिकली कि कोई रिसर्च पेपर लिखना चाह रहा है और उसको बहुत ज्यादा गाइडेंस कहीं से है नहीं, मतलब उसको पता ही नहीं कि रिसर्च पेपर में कैसे लिखूं, मतलब उसने काम किया हुआ है, कुछ जानता है वो, लेकिन उसको शुरुआत करना नहीं आ रही कि कैसे शुरू करूं, कैसे मैं मतलब उसका टाइटल कैसे सर्च करूं, कैसे मैं इंट्रोडक्शन लिखूं, किस तरह से मैं उसमें लिटरेचर रिव्यू को कैसे मेथोडोलॉजी, मतलब उसको एक प्रोसेस नहीं पता कि कहाँ से ये चीजें मैं इकट्ठी करके एक रिसर्च पेपर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कैसे अच्छा पेपर लिखे, तो इस केस में मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे किसी स्टूडेंट्स को अच्छा पेपर लिखना चाहता है तो सबसे पहले अच्छे पेपर आप लिखना चाहते हो तो वो अच्छे जर्नल में पब्लिश होंगे, तो अच्छे जर्नल में पब्लिश होंगे, आपको उस अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश कराना है जिसमें ऑलरेडी जर्नल पेपर्स पब्लिश हैं उस जर्नल में। तो आप अपने फील्ड के जैसे स्कोपस में हो गया या फिर गूगल स्कॉलर पे हो गया, आप उनमें पेपर सर्च कीजिए, टाइटल जो जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं। गूगल स्कॉलर बेसिकली स्कोपस, गूगल स्कॉलर, साइंस डायरेक्ट, वेब ऑफ साइंस, ये डाटाबेस हैं, इनमें जो भी पेपर पब्लिश होते हैं वो सारा का सारा इनमें मिल जाएंगे। आप गूगल स्कॉलर पे जाइए, गूगल स्कॉलर पे अपना टाइटल सर्च कीजिए, वहां पे आप लिस्ट ऑफ पेपर्स आ जाएंगे, 29 में कौन सा पब्लिश हुआ है, 2024 में कौन सा पब्लिश हुआ है, ठीक है, वहां से आप देख लीजिए और वहां पे जाके आप उस पेपर को ओपन करेंगे तो वो जर्नल दिखाएगा किस जर्नल में पब्लिश है। अगर आप अच्छे जर्नल में पब्लिश पेपर को पढ़ रहे हैं तो वहां से
अगर आप एक अच्छा पेपर लिखना चाहते हैं तो अच्छे जर्नल्स के पेपर पढ़िए जिनका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत अच्छा ही हो, SCI से इंडेक्स्ड हो। उन पेपर को आप पढ़ेंगे तो आपको लिखने का तरीका कैसे लिखते हैं, बेसिकली ज्यादा से ज्यादा आप उस टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक पे आप लिखना चाहते हैं उससे ज्यादा आप उससे रिलेटेड लिटरेचर सर्वे कीजिए, लिटरेचर पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको पेपर लिखना कैसे है। जो पेपर ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं वो पीयर रिव्यू पेपर्स हैं, उनका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा है, ठीक है, उनमें काफी इंफॉर्मेशन अच्छी दी हुई है, ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड। तो वो सारी चीजें आप पढ़ के वहां से आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर लिखते कैसे हैं। तो अच्छा पेपर लिखने के लिए अच्छे पेपर पढ़िए। बेसिकली बात यही है कि आप जिस फील्ड का पेपर लिखना चाहते हैं, जिस टाइटल पे उसी फील्ड से आप अच्छे में पेपर है, पढ़िए। उसके अच्छे पेपर पढ़िए पहले। हाँ, और उसी इसकी फील्ड से कोई उसी फील्ड से। डॉक्टर कोई इसकी कोई क्राइटेरिया भी है क्या कि कितने पेपर पढ़े? क्योंकि अगर बच्चे पूछ रहे थे तो कितने पेपर पढ़े, तो ऐसा कुछ भी है क्या ऐसे मिनिमम? एक जर्नल रिसर्च पेपर्स या फिर रिव्यू आर्टिकल आप लिख ले, कम से कम 50 to 100 पेपर आपको पढ़ने चाहिए। और जितने अच्छे पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे उतना, बेसिकली आप किसी टॉपिक पे आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उसकी स्टार्टिंग में उससे रिलेटेड पेपर्स पब्लिश होंगे। आप बैकग्राउंड पिछले 10 सालों के पेपर उससे रिलेटेड पब्लिश हैं उनको पढ़िए, किसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन है, फिर आप रिसर्च गैप को ढूंढिए और फिर उससे रिलेटेड आप उसमें पता लगाइए कि कहाँ पे आपका रिसर्च गैप, और उससे बेसिस आप उसके बेसिस पे आप एक अच्छा रिव्यू पेपर या रिसर्च आर्टिकल्स लिख सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, एक डॉक्टर नवीश की बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन है कि जैसे मैं पीएचडी कर लूं, मान लो कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो सकता है, कह रहा है मैंने पीएचडी कर ली, कि पीएचडी के फायदे क्या है? क्योंकि र्यूमर्स बहुत है, अगर हम मार्केट में बात करेंगे तो तरह तरह के र्यूमर्स होते हैं कि इतना टाइम लग जाएगा ये। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कंफ्यूजन में है कि क्या फायदे क्या है पीएचडी के, मैं पीएचडी करूं तो मुझे क्या बेनिफिट होगा। और दूसरा स्टूडेंट ये भी पूछना चाहता है कि सर मेरा नेट क्वालिफाई होगा। मैं तो समझाता रहता हूँ कि आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जीवन में एक बार क्वालिफाई करना पड़ता है, और क्वालिफाई हो गया तो आप लेक्चरशिप के लिए। तो फिर वो आपसे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं कि मैंने नेट जेआरएफ कर लिया और पीएचडी कर ली तो मेरे को क्या बेनिफिट है, बेसिकली क्या मैं अलग कर सकता हूँ? इस क्वेश्चन से काफी अच्छा क्वेश्चन से स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, मेरा नेट क्वालिफाई हो गया, अब मैं क्या करूं। तो जब जेआरएफ क्वालिफाई, नेट क्वालिफाई हो जाता है तो आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो आपको यूजीसी फेलोशिप देती है हायर स्टडीज के लिए, ठीक है। हायर स्टडीज करनी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस रहता है स्टूडेंट्स का। बेसिकली कोई भी चीज आप करते हो उससे आपकी नॉलेज इनहांस होती है उस फील्ड की, और एक स्पेसिफिक टॉपिक पे करोगे तो उससे रिलेटेड आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्लस नॉलेज, उसका उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एक न्यू नॉलेज ऐड होगी। और उससे रिलेटेड आप कोई थीसिस लिख रहे हैं तो उसमें आप एक न्यू नॉलेज ऐड कर सकते हो, क्या उस एरियाज में क्या रिसर्च गैप्स रहे वो आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। एक तरह से आपकी नॉलेज इनहांस होती है पीएचडी में। साथ ही नॉलेज इनहांस होने के साथ आपको फेलोशिप भी मिल रही है, आप पीएचडी भी कर रहे हैं। और पीएचडी करने का दूसरा मेन टारगेट स्टूडेंट्स का ये भी रहता है, जो मोस्ट ऑफ बेसिकली जब आपने एमएससी किया है या फिर एमए किया है तो एक मास्टर डिग्री की है, उसके बाद आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। तो आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आप मिनिमम एलिजिबिलिटी जो आपकी है जैसे एमए है, एमएससी है, विद नेट कंप्लीट है, उसके बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे या किसी कॉलेज में अप्लाई करेंगे फॉर द लेक्चरशिप के लिए, टीचिंग पोस्ट के लिए। तो वहां पे क्राइटेरिया मिनिमम एलिजिबिलिटी तो एमए और नेट रहता है। बट अगर किसी का जेआरएफ है, किसी की पीएचडी है, तो यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली प्रेफर पीएचडी को करती है। जब आपके पास एक स्टूडेंट है जो एमए है और नेट है, और एक आपके पास एमए है, नेट है, जेआरएफ है, पीएचडी है, तो ऑब्वियसली ये रहता है कि इसको कुछ ज्यादा नॉलेज होगी क्योंकि इसके पास वो चीजें तो हैं, प्लस पीएचडी भी है। तो आपको सिलेक्शन में भी एक पॉजिटिव ये रहता है, मतलब एक आपको प्रेफरेंस मिलती है। आप पीएचडी में पीएचडी हैं, आप होल्डर हैं, तो आपको कहीं भी सिलेक्शन में भी एक प्रेफरेंस कंसीडर किया जाता है, एक मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाता है। तो वो भी थैंक यू डॉक्टर साहब। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी के पास टाइम है, समय है, क्योंकि समय का भी बहुत बड़ा रोल है। फाइनेंशियली किसी की फैमिली किस तरह से होती है, कई बार किसी स्टूडेंट को बहुत जल्दी जॉब में भी जाना पड़ता है, तो फाइनेंशियली अगर ठीक ठाक है और उसके पास समय है तो उसको पीएचडी में जाना चाहिए। पीएचडी में जाना चाहिए जब आपके पास जेआरएफ है और आपका नेट क्वालिफाई और आपको टीचिंग लाइन में ही जाना है, आपका फोकस ही टीचिंग लाइन है, तो आपको पीएचडी भी कर लेनी चाहिए। तो क्या कोरेस्पोंडेंस से भी पीएचडी करवाते हैं क्या कुछ यूनिवर्सिटीज? कुछ यूनिवर्सिटीज कोरेस्पोंडेंस डिस्टेंस से करवाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज
कुछ यूनिवर्सिटीज में रेगुलर रहती है, बट डिस्टेंस की बजाय रेगुलर में करें तो आपको कुछ चीजें सीखने में को मिलती हैं, ठीक है। और पीएचडी का जैसे अभी कुछ आपका एक क्वेश्चन था कि कुछ स्टूडेंट्स पीएचडी क्यों करनी चाहिए, जैसे आपने अगर बाय चांस आप एमए और नेट करके किसी कॉलेज में लग गए या फिर किसी यूनिवर्सिटीज में लग गए, तो वहां पे फिर आगे आपका प्रमोशन असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर होता है या फिर प्रोफेसर होता है। तो वहां पे अगर आपकी पीएचडी होती है तो तभी आप प्रमोशन ले सकते हैं। बेसिकली इन प्रोफेसर के केस में तो आपकी एक पीएचडी अवॉर्डेड होनी चाहिए आपकी गाइडेंस में, और आपका पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है। ये दो क्राइटेरिया प्रोफेसर पर। तो ये भी आप अब बाद में आप पीएचडी करो तो बेटर ये है कि आपके पास टाइम है तो आप पहले ही पीएचडी कर लीजिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्टूडेंट एपीआई स्कोर को लेके बहुत कंफ्यूजन में है। एपीआई स्कोर बनता है कि हमारा, तो एपीआई तो आफ्टर वो तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनता होगा। एपीआई स्कोर तो आप लगने के बाद बनता है। हाँ, एक्चुअली एपीआई स्कोर में मेजरली इम्पोर्टेंट रहता है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर है अभी, अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जाना है तो आपका एपीआई स्कोर बनेगा। प्रमोशन में आपका एपीआई स्कोर इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को ये रहता है कि है ना, जैसे मान लो मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो कह रहे हैं मेरा एपीआई स्कोर बनेगा। वो एपीआई स्कोर तो वो थोड़ी होता है। एपीआई स्कोर तो क्या है कि किसी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर लग चुका है और वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जाना चाहता है, तब एपीआई स्कोर बनेगा। बेसिकली एपीआई का मतलब, एपीआई स्कोर का मतलब क्या है? एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस जब आप लग जाओगे तभी तो परफॉर्मेंस इंडिकेट करेंगे, और उसको इंडिकेट करके आपको आगे प्रमोशन चाहिए, तो उस केस में ये एपीआई स्कोर कंसीडर होता है, ठीक है। आपको अगर डायरेक्ट कहीं लग रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर में लग रहे हैं, तो उसमें आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है, जैसे आपका बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, उसके मार्क्स होते हैं कुछ शॉर्ट लिस्ट करने के। मेरिट लिस्ट जो बनती है बीएससी या बीए, एमएससी में बेसिकली बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के मार्क्स होते हैं। फिर आपके यूजीसी नेट के होते हैं, अगर जीआरएफ क्वालिफाई तो +2 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 5 मार्क्स आपके नेट के रहते हैं। अगर पीएचडी है तो 30 मार्क्स काउंट हो जाते हैं, पीएचडी नहीं है तो आपके 30 मार्क्स, एमफिल है तो उसके 7 मार्क्स काउंट हो जाते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें हटा दिया गया है अब तो, लेकिन जो पुराने कर चुके उनको तो मिलेगा ही, उनको मार्क्स मिलते हैं उसके। और उसके बाद आपके रिसर्च पेपर हैं। रिसर्च पेपर में अगर आपके 5 रिसर्च पेपर्स हैं तो उनके 1 पेपर के 2 मार्क्स मिलते हैं, तो टोटल 10 मार्क्स, मिनिमम 10 मार्क्स हो सकते हैं। अगर किसी के 5 से ज्यादा रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हैं तो उनको जस्ट 5 पेपर्स के ही मार्क्स, मैक्सिमम 10 ही मार्क्स, मैक्सिमम 10 की लिमिट है। और सिमिलर फिर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस काउंट होता है। अगर आपने इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर लगे, उससे पहले कहीं आपने टीचिंग की है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या किसी और चीज में, तो उसके भी मार्क्स 1 ईयर के 2 मार्क्स काउंट होते हैं, तो वो भी 10 है। तो अगर किसी का एक्सपीरियंस 4 साल का तो उसके 8 मार्क्स काउंट हो जाएंगे। और कोई अवार्ड, कोई नेशनल अवार्ड मिला है या कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिला है तो उसके 3 मार्क्स होते हैं। तो ऐसे इन मार्क्स को टोटल करके आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करती हैं, प्लस फिर वो आपका शॉर्ट लिस्ट का जो स्कोर अभी बताया उसको प्लस कर उसमें जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के टेस्ट के मार्क्स हैं वो प्लस आपके शॉर्ट लिस्ट के मार्क्स टोटल करके फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करके मेरिट बनाई जाती है और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। ये क्राइटेरिया यूनिवर्सिटीज का रहता है। कोई यूनिवर्सिटी डायरेक्ट आपको इंटरव्यू कॉल कर लेती है, कुछ यूनिवर्सिटीज एग्जाम कंडक्ट करवा के फिर इंटरव्यू कॉल करती है। तो ये क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, वो तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा, यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस। थैंक यू डॉक्टर साहब। और एक क्वेश्चन और है डॉक्टर साहब कि जैसे कोई भी रिसर्च का टाइटल सर्च करते हैं, जैसे मुझे कोई किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक पे रिसर्च करना है, तो टाइटल एक मेन चीज है कि किस में, जैसे मैंने रिसर्च किया है कि व्हाट EIA ऑफ थर्मल पावर प्लांट, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्या है थर्मल पावर प्लांट का। तो कई बार ये कह रहता है कि यार मैंने टाइटल किया और एज इट इज किसी का टाइटल और हो गया, बिल्कुल सेम है, तो उससे कोई फर्क पड़ता है या किस तरह से, मतलब मैं उसको देखूं, टाइटल को किस तरह से सर्च करूं मैं? देखो, टाइटल सेम हो सकता है बट उसमें ऑब्जेक्टिव्स जो रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से किसी की थीसिस देखी, वहां से ऑब्जेक्टिव और टाइटल कॉपी कर लिया तो वो प्लेगरिज्म की कैटेगरी में आ जाता है। आप एज इट इज किसी का टॉपिक, किसी के ऑब्जेक्टिव कॉपी नहीं कर सकते। कहने का मतलब टाइटल हमारा सेम हो सकता है
हाँ। लेकिन उस टाइटल को मानते हुए हमने क्या स्टडी किया वो हाँ। बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सेम तो नहीं अलग हो है। सकता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव अलग हो सकते हैं। टाइटल तो ईआईए में तो आप डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स की स्टडी कर सकते हैं। कोई सॉइल की स्टडी, जैसे आपका ईआईए का टॉपिक है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज ऑफ डिफरेंट एरियाज की स्टडीज रहती है, इम्पैक्ट असेसमेंट की। तो ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होने चाहिए, वो मेजर है, और आपकी मेथोडोलॉजी भी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ? थैंक यू डॉक्टर साहब। है ना, आप कुछ हमारे स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहो, क्योंकि मैं तो कोशिश करता रहता हूँ कि आप जैसे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मिलते रहें। और देखो, एक दूसरे का जैसे हम लोग मिलते हैं और एक दूसरे को जो नॉलेज है, क्योंकि जितना नॉलेज आपको रिसर्च का है, आप इस फील्ड में 50+ पब्लिकेशंस इंटरनेशनल लेवल की जिनका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत अच्छा है, उनमें आप पब्लिश करवा चुके हैं, तो आपसे बेहतर नॉलेज मेरी जानकारी में नहीं है। तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छा बेनिफिट हो, और स्टूडेंट्स को जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी डॉक्टर साहब, मैं आपको बुलाऊंगा, और प्लीज आपको समय निकालना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ, फिर भी डॉक्टर साहब से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम बात करेंगे। और डॉक्टर साहब, आप कुछ हमारे स्टूडेंट्स को कुछ भी कहना चाहते हैं तो प्लीज। जैसे मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करें, यूजीसी नेट की तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि यूजीसी नेट की इम्पोर्टेंस नहीं है, इसकी इम्पोर्टेंस और एग्जाम्स में भी है। कुछ इंडस्ट्रीज या फिर जो साइंसेस के स्टूडेंट्स है, कहीं और आपको अप्लाई करना है तो वहाँ पे भी कई बार यूजीसी नेट अगर क्वालिफाई है तो उसमें आपको प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे कुछ प्रोजेक्ट निकलते हैं, उसमें आपको अप्लाई करना है तो वहाँ पे भी यूजीसी नेट की प्रेफरेंस दी जाती है। और मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो आप एक सक्सेस आपको मिलेगी। और जैसे मैंने आपका चैनल देखा है तो उसमें भी काफी अच्छी, मतलब जो सब्जेक्ट्स के यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स फर्स्ट पेपर के, बहुत अच्छे से आपने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। उसमें काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यूजीसी नेट में भी आते हैं, और आपने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स की सारी जो क्वेरीज हैं वो लेते हैं, किस क्वेरीज, कौन सी क्वेरीज है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, हर एक क्वेश्चंस को आप कंसीडर करते हैं और स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे से। ऑप्शन जैसे क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, और एक एक ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बहुत अच्छे से, मतलब इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। और मैं ये मानता हूँ पूरा कि अच्छे से देखा है हमें। स्टूडेंट्स इस चैनल्स के माध्यम से और आपकी जो ऐप है उसके माध्यम से काफी स्टूडेंट्स का यूजीसी नेट और जीआरएफ भी क्वालिफाई हुआ होगा, और आगे भी करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए, और जो चीजें डॉक्टर मुकेश गोयल जी अपने चैनल के माध्यम से और अपनी ऐप के माध्यम से स्टूडेंट्स को बता रहे हैं तो उनको ध्यान से सुनिए, और उनको अच्छे से जो नॉलेज है उनको गेन कीजिए, वो उससे आपको बेनिफिट जरूर होंगे। तो धन्यवाद डॉक्टर मुकेश गोयल जी, हमें धन्यवाद तो आपका डॉक्टर साहब की आप आए, इतना समय दिया। और मैं देख रहा हूँ आपका फोन भी बिजी लाइफ होगी, आता रहता है फोन पर भी। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने किया। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी हमारे ऐसे कुछ जो स्टूडेंट्स को जरूरत होगी आपकी रिसर्च से रिलेटेड या किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या कोई बच्चा कहीं थीसिस लिखते हुए अटक जाएगा, पेपर लिखते हुए अटक जाएगा, तो आपकी हेल्प पक्का लेंगे हम। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। कभी भी आपको जरूरत हो तो मैं आपके साथ। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।